बजट और मिडिल क्लास, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनकी चर्चा हर साल और हर बार होती है। बजट 2023 से पहले सबसे ज्यादा मांग इस बात की थी कि इस बार इस क्लास को वित्त मंत्री को खुश करना चाहिए, और वित्त मंत्री ने कुछ हद तक ऐसा किया भी। टैक्स छूट तो दी, लेकिन नए टैक्स रिजीम में ये छूट मिली। पुरानी टैक्स व्यवस्था में स्थिति जस की तस बनी हुई है। कई साल बाद ऐसा मौका आया जब सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया, लेकिन अब ये तोहफा आपके कितने काम का है, ये जानना भी जरूरी है। इसके साथ ही नई टैक्स रेजिम में रिबेट बढ़ने और स्टैंडर्ड डिडक्शन के शामिल किए जाने की घोषणा के बाद सैलरी टैक्स पेयर्स में इस बात की उलझन है कि आखिर उनके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था सही है या फिर नई, और ये सोच रहे हैं कि हमें किस में जाना चाहिए। करदाता इस देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या है करदाता के अधिकार, देश की मौजूदा कर व्यवस्था में क्या है उसका स्थान, देश में कर व्यवस्था कैसे काम करती है और इसे लेकर क्या है कानून। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो आपका कानून के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे देश की कर व्यवस्था क्या है, ये पूरी प्रणाली और आपके अधिकार क्या हैं। साथ ही बात होगी नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में उसके अंतर को लेकर, उसमें आए बदलावों को लेकर। आयकर में हुए 5 बड़े बदलाव हम आपको बताएंगे विस्तार से। करदाता के हित में जारी टैक्स पेयर्स चार्टर्ड क्या है, इसकी देंगे जानकारी। इसके तहत नियम क्या है और क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको बता दें कि सरकार ने कर सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए करदाता चार्टर लागू किया है। ये चार्टर विभाग के अधिकारियों के कर्तव्यों के साथ करदाताओं के अधिकारों को स्पष्ट करता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं के शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पूर्व डीजी हैं इनकम टैक्स विभाग। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही मेरे साथ सुनील गर्ग हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जाने माने टैक्स पे आपकी पैनी निगाह रहती है, उससे संबंधित जानकारी आज हम आपके माध्यम से जानेंगे। और इसके साथ ही जूम से यानी कि ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं सुमीत मेहता, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। स्वागत है आपका सुमीत जी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आप भी अपने सवाल हमसे पूछिए। जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, आपका अधिकार, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आपको हमें मेल करना है। हमारी मेल आईडी है आपका kanun.sansudtv@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल के शर्मा जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं देश की टैक्स व्यवस्था की, एक ऐसा शब्द कह लीजिए जिससे हर कोई कहीं ना कहीं डरता है कि टैक्सेशन और टैक्स को लेकर लोग कई बार आनाकानी भी करते हैं, जी चुराते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि कम से कम टैक्स देना पड़े, लेकिन हम जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण योगदान है करदाता का देश की अर्थव्यवस्था में, उसके विकास में। जो देश में मौजूदा टैक्सेशन प्रणाली है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताइए। अमृता जी, ऐसा है कि अगर हम भारत के टैक्स कानून की बात करें तो शुरुआत करते हैं जो इनकम टैक्स का आयकर विभाग का जो लोगो है, उस लोगो में नीचे लिखा हुआ कॉस्ट मूलोदंडा। उसका मतलब है कि ट्रेजरी इज़ द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी भी राज्य में, सरकार में शुरू से लेकर आज तक बिना ट्रेजरी के प्रॉपर मैनेजमेंट के कोई काम नहीं हो सकता। और जब ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, ट्रेजरी में इनपुट और आउटपुट की बात होती है। इनपुट टैक्स से ही आता है। तो ये पहले से हमारे पास जो हमारी संस्कृति बड़ी पुरानी है, तो चाणक्य जी का अर्थशास्त्र जो था उसमें उन्होंने शुरुआत में इसको लिखा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टेट कैन नॉट रन विदाउट प्रॉपर टैक्सेस जी। उसमें उन्होंने इतना डिटेल उन्होंने इसका वर्णन किया है। और जो कहा है, उन्होंने कहा है कि टैक्सेस को जैसे शहद की मधुमक्खी लेती है फूल से, उसमें से थोड़ा सा शहद लेती है पर फूल को डैमेज नहीं करती, तो टैक्स लेने के लिए भी जो राज्य है, सोवरेन है, उसको इस तरीके से लेना चाहिए कि प्रजा प्रसन्न रहे और कम लिया जाए। उसी तरीके से उसने तुलना की है कि जो राइप फ्रूट्स होते हैं उसको जो गार्डनर लेता है उस तरीके से लिया जाए। और सो मच सो उस जमाने में उन्होंने सोचा था कि जो कैलेमिटीज़ होती हैं, जब जो टैक्स पेइंग पब्लिक है उसको डिस्ट्रेस होता है,
तो उस टाइम पे कैसे उसमें रिलीफ दिया जाए, वो आज भी सरकारें उसको करती रही हैं। और न केवल डायरेक्ट टैक्सेस, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का चर्चा है, और उसमें जो उस टाइम कहा गया 4 से लेकर के 20% तक उन्होंने कहा कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए। और ही हैज सेड एट द टाइम कि जो भी ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की आज की हम बात करते हैं कि इसमें जो है ये यूनिलेटरल और वन साइडेड ट्रैफिक नहीं होना चाहिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। तो हमारे पास जो वो चीज़ है, पुराना जो एक अच्छा खासा हमारा एक सिद्धांत दिया हुआ है उन्होंने, वो आज भी जो है वो लागू है। और अब धीरे धीरे जो सरकार का जो रवैया है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिल गया है उसको, आई वुड से स्टैट्यूटरी मैंडेट, अभी सरकार ने टैक्स पेयर चार्टर भी कर दिया है, जो स्टैट्यूट का हिस्सा है, जो हमारे सेक्शन 119A को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद किया गया है। उसमें जो एक बहुत ही सैद्धांतिक और एकदम मूलभूत चेंज किया गया वो ये है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने 25 साल वहाँ पे गुजारे, तो ये सुनते हुए हमारा टाइम निकल गया कि टैक्स पेयर को एक चोर ना समझा जाए। टैक्स पेयर बाय डिफ़ॉल्ट इज़ ऑनेस्ट, और वो चीज़ें इनकम टैक्स की जो आज की प्रक्रिया है उसमें 98 to 99% केसेस को देखा नहीं जाता है जी। तो ये मान लिया गया है कि टैक्स पेयर ऑनेस्ट है। और दूसरी तरफ जो चार्टर है उसमें उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं। आपका मुद्दा है कि क्या अधिकार हैं और क्या उनके जो हैं कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य में कहा गया है कि वो भी टैक्स पेयर ऑनेस्ट तरीके से कंप्लायंस करें जी। तो जो हमारी व्यवस्था है, अगर हम चलें कि चाणक्य से लेकर के आज तक, वो एक सही दिशा में चल रही है। और अब जो है ये प्रयास करा जा रहा है इंटरनली, अगर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग्स को देखें उनमें एम्फेसिस दिया जा रहा है कि पुरानी मेंटलिटी को छोड़ करके आप ये मान के चलें कि एवरेज करदाता ऑनेस्ट और ईमानदार है। और उसी के देखते हुए अब उन्होंने अपनी जो इस बार भी बजट आया है उसमें कोशिश करी है कि जो हमारे पास टैलेंट है, यूथ है, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारे उन्होंने उनको कंसेशंस दिए हैं जी। अदर देन जो इंडिविजुअल टैक्स लिमिट को बढ़ाया है। और बहुत सी पुरानी एक डिमांड रहती थी कि हमारे जो टैक्स हैं वो बड़े कठिन हैं जी। और अगर ऐसा है तो उसकी सिंप्लीफिकेशन की बहुत पुरानी डिमांड है। पहले स्लैब्स होते थे, आपको 80C में डिडक्शन मिलता है, 80D में मिलता है, उसको लोग कहते थे बड़ा मुश्किल होता है, हमको कर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। तो अब जो है ये जो नई कर व्यवस्था है जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पास एक बेसिक लिमिट है, उसके बाद टैक्स जमा करिए और भूल जाइए। तो उसमें भी सुधार इस बार जो किया है, उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड क्लास को पहले मिलता था अब नहीं मिलता, उसको इंट्रोड्यूस करके उसको थोड़ा सा और लुभावना बनाने का प्रयास किया गया है जी। बट काफ़ी लोगों की आज भी ये शिकायत है कि देखिए जिस कंट्री में पर्सनल सेविंग्स ही आपकी मेन सपोर्ट हैं वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। तो वो लोग पर्सनल सेविंग्स में करके वो इंश्योरेंस प्रीमियम लें या उनके डिडक्शन लेना चाहें तो वो उनको अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से करनी होगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, जिसका जिक्र के शर्मा जी आप कर रहे थे, और इसलिए हम चर्चा में सुनील गर्ग जी आपको शामिल करना चाहेंगे। हमने कर व्यवस्था की बात की, प्रणाली की और टैक्स पेयर्स के अधिकारों की बात की, लेकिन यहाँ पर जो अभी बजट में जो न्यू टैक्स रेजीम में जो बदलाव किए गए उसे लेकर एक जो आम करदाता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है। उसे लग रहा है कि अगर मैं इधर से बचाऊँ तो उधर से जाता हूँ, और कई बार उसे लग रहा है कि मेरा मुनाफा किधर है और नुकसान किधर है। सबसे पहले मैं चाहूंगी नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो अंतर है उसे आप क्लियर कर दीजिए साधारण शब्दों में। देखिए अमृता जी, जब माननीय वित्त मंत्री जी 2020 के बजट में पहली बार ये नए रिजीम लेके आई थी तो तब कहा था कि इसमें 78,000 का फ़ायदा होगा जी। लेकिन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई वो स्कीम। और हमने तब भी कहा था कि क्योंकि लोग अपनी जो सेविंग्स कर रहे हैं, जैसे शर्मा जी जिक्र किया कि सेविंग्स जो करते हैं, जो ATC में आप छूट क्लेम करते हैं, उसके दो पर्पज है, आप छूट भी क्लेम कर रहे हैं और सेविंग्स भी कर रहे हैं, अपने बुरे वक्त के लिए बचा रहे हैं, या मेडिक्लेम है या PF कंट्रीब्यूशंस हैं, ये एक मैंडेटरी है। अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसकी प्लानिंग हमने 20 साल के लिए रखी है, हाउसिंग लोन 15 से 20 साल के लिए होते हैं। तो आप ये देखिए कि अब उस स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाया है सरकार ने, क्योंकि 7.5 करोड़ रिटर्न जो फाइल हुई उसमें से 5 लाख से भी कम लोगों ने उस नई स्कीम को चुना था जी। तो माननीय वित्त मंत्री जी इसमें नई स्कीम लेके आई हैं। अब चेंज क्या कर दिया? चेंज ये कर दिया, पहली बात तो इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हो गई सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, और वो जायज़ बात भी है क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को जाने में, आने में, ऑफिस जाने में आपने कन्वेंस अलाउंस भी खत्म कर दिया था, तो जो बेसिक खर्चा है एक तरह से आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन समस्या क्या है इसमें कि अभी भी जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, हम कहते हैं कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन इतना सिंप्लीफाई करना आसान काम नहीं है। रीजन बीइंग दैट अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, और जो कैलकुलेशन समझ में आ रही है, सामने आ रही हैं, वहां पर लोगों को कहीं फायदे की जगह नुकसान होता भी नजर आ रहा है नेट टैक्स रिजीम में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर आप 1.5 लाख की छूट क्लेम कर सकते हैं एटीसी में, 50,000 की एनपीएस की छूट 2 लाख, 50,000 रुपये का आपका मेडिक्लेम है 75,000 रुपये, और 2 लाख का मोटा मोटा जो आप हाउसिंग लोन की छूट, इंटरेस्ट की छूट क्लेम करते हैं, तो 4.5 लाख, 4.5 लाख की छूट आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ATTT भी मिलता है, सीनियर सिटीजन अगर आप हैं 50,000 की छूट मिलती है। आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले रखा है तो ATEA में आपको छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए की। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है इसका वो 3,75,000 रुपये पर आ रहा है जी। कि अगर आप 3,75,000 रुपये की छूट क्लेम कर सकते हैं पुरानी रिजीम में, तो फिर आपको एट पार आ जाएंगे, पुरानी में रहो या नई में रहो। अगर आप 3,75,000 से ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको पुरानी रिजीम में ही टैक्स का बेनिफिट होगा जी। जैसे मसलन हम समझते हैं बात को, जैसे हमें कहा गया कि 15 लाख रुपए के टैक्स पर आपका जो टैक्स है जो 1.5 लाख रुपए बनेगा, आप जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा। लेकिन अगर आप 4.5 लाख रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं तो आपका टैक्स 1,27,500 रुपये बनेगा, यानी 22,500 का फायदा आपको पुराने रिजीम में होगा जी। मैं अभी सरचार्ज की बात नहीं कर रहा, 4% सरचार्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार ने स्कीम निकाली है ये बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है और आप मिडिल क्लास फैमिली को एक राहत देने की कोशिश की गई है। और दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज आया है, ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले ओल्ड टैक्स रिजीम बाई डिफॉल्ट होती थी, यानी अगर आप नई में जाते थे तो आपको चुनना पड़ता था कि आप एक फॉर्म आपको भरना है कि आपको नई रिजीम चुनना है। लेकिन अब नई टैक्स रिजीम बाई डिफॉल्ट होगी, अगर आपको पुरानी में जाना है तो आपको चुनना पड़ेगा। तो टैक्स पे को ये ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार ने आपकी सहूलत के लिए एक कैलकुलेटर दिया है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी हाउसिंग लोन की प्लानिंग है, बहुत लंबी प्लानिंग है, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं वो भी लंबी चलने वाली होती हैं, तो आप देख लीजिए आपको लगता है कि मुझे पुराने रिजीम में अभी भी फायदा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप वो चूज कर सकते हैं, वरना आप नए रिजीम में आ जाइए। बिल्कुल सुनील जी, इसमें एक अच्छी बात यह है कि करदाताओं को ये अधिकार दिया गया है, ये सुविधा दी गई है कि आप किसी भी रिजीम को चुनिए और आप अगले साल किसी और को ले सकते हैं और इस साल किसी और को ले सकते हैं, मतलब आप बाउंड नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें एक कैविएट है, पर कैविएट क्या है, वो पुरानी रिजीम में भी था, मतलब जब ये जो स्कीम थी, देखिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, वेतन भोगी कर्मचारी हैं, फिर तो आप कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, ठीक है, आपको। लेकिन अगर आप बिजनेस से इनकम है, आपकी कोई भी बिजनेस से इनकम है, तो फिर आपको एक बार मौका मिलेगा, मतलब जो आपने ऑप्ट कर लिया आप उसी पे आगे चलेंगे। हाँ, एक बार आप ऑप्ट कर लीजिए, उसके बाद में फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। सुमित मेहता जी, आपको चर्चा में हम लाना चाहेंगे, आप हमारे साथ जूम से जुड़े हैं। जिन बातों का जिक्र सुनील गर्ग जी ने किया, अब उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस नई रिजीम में जिन चीज़ों का ऐलान किया गया, खासकर आयकर में हुए जो 5 बड़े बदलाव हैं, मैं चाहूँगी आप उसको फोकस करें, और ये बदलाव करदाता के कितने हित में है, उनके कितने पक्ष में है? आप पुराना टैक्स रेजिम देखेंगे तो टैक्स रेजिम में जिनका इन्वेस्टमेंट्स थे, जिन लोग ने LIC ली है, जिन लोग ने दूसरे PPF ये वो इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, उन लोगों के लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल, और उन लोग कह रहे थे कि मुझे ऐसे ही 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है और व्हाई शुड आई फोरगो दैट। और प्लस ये लिमिट सेम रहती थी दोनों के लिए 5 लाख रुपए की 87E में। ये बजट में वित्त मंत्री जी ने थोड़े स्लैब्स 6 में से 5 स्लैब्स पे कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव किया है उन्होंने वो है कि जो न्यू टैक्स रेजिम में जाता है उसके लिए 87A का जो बेनिफिट है वो 12,500 के बदले 25,000 तक ले गया। इसमें बेनिफिट ये है कि अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए है और 7 लाख रुपए पे मेरा टैक्स बैठेगा 25,000 रुपया एज पर द न्यू टैक्स रेजिम, एंड आफ्टर द अमेंडमेंट इन 87A मुझे वो पूरा 25,000 का रिबेट मिल जाता है। सो दैट मंत्री चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास है जिसकी इनकम 7 लाख तक है, दे शुड माइग्रेट फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रेजिम टू द न्यू टैक्स। चूंकि सरकार भी चाहती है कि लोग स्विच करें नई की तरफ, लेकिन आपने भी बहुत सारे इफ एंड बट्स उसमें गिनाए कि भाई करदाता तो ये देखेगा, कैलकुलेशन करेगा कि उसका फ़ायदा किस में है। तो ऐसे में ये भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैलकुलेशन करदाता किस तरीके से करेगा कि वो एग्जैक्ट वही रिजीम चुने जो उसके लिए सही है। लोग इसे लेकर भी कंफ्यूज हैं। जैसे मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला दिया कि 3,75,000 3,75,000 पर आप ब्रेक इवन कर रहे हैं। हाँ। अगर आपकी डिडक्शन 3,75,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपको पुरानी रिजीम में फ़ायदा है, वरना आप नई रिजीम में आ जाइए। देखिए सरकार का प्रयास क्या है, लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या सरकार चाहती है सेविंग्स ना करें हम, ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री जी का प्रयास बड़ा साफ है, वो कहती हैं कि आप फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट ना करें, कि आपको टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने ये ना हो, मजबूरी में ना करें। मजबूरी में ना करें। होता क्या है, कुछ हमारे जो एम्प्लॉइज हैं
वो फरवरी में इतनी उनका इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि टेक होम सैलरी जीरो हो जाती है उनकी बेचारों की। वो सैलरी ले नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने डिक्लेरेशन दे रखी है अपने एम्प्लॉयर को, तो हमें ये सारी सेविंग्स तो करनी पड़ेंगी। तो वो कहते हैं कि जब आप एट द स्टार्ट ऑफ द कैरियर है, जहाँ आपको आपकी दूसरी नीड्स हैं, तो आप अपनी सेविंग्स को मिडिल एज में भी शुरू कर सकते हैं। तो और सेकेंडली अब इस स्कीम को इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया है, जैसे मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट एट पार वाली बात आ गई है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जैसे सीबीडीटी ने भी कहा है कि लगभग 50% लोग, उनको उम्मीद है कि 50% आप स्विच ओवर कर जाएंगे नई स्कीम में। और अमृता, एक प्रयास जो सरकार कर रही है वो ये कर रही है कि हम इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएं। देखिए, आपको पता होगा कॉर्पोरेट टैक्स में एक सिंप्लीफाइड रिजीम आया 22% का। इस बार कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब बड़ा अच्छा मूवमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए दे दिया कि आप नई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसको बड़ा अट्रैक्टिव रेट दे दिया 15% का। ऐसी ही नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सेक्शन लेके आए थे 15% का। तो सरकार का प्रयास हर उस पर है, एक तो कि हम इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक पैरेलल इकोनॉमी है, एक कैश की इकोनॉमी है, उससे फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आए। और दूसरा, करदाता कर का जो भुगतान है वो सही जगह सही टाइम पे करे, सही तरीके से करे। और तीसरा, उसको ज़्यादा दिक्कतें ना हो, ज़्यादा उलझने ना हो। जी ठीक है। के शर्मा जी, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, मतलब इस तरह की चर्चाएं हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जो पुरानी टैक्स रेजीम है उसे ख़त्म कर दिया जाए और ये नई वाली ही रखी जाए। क्या आपको ऐसा लगता है? ये कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो जाएगा तो हैरत की बात नहीं होगी। उसका कारण ये है कि उसके बारे में जब वो चलती थी, अभी बताया इन्होंने कि ये हर आदमी का तजुर्बा है कि जनवरी फरवरी में जाने के बाद इतना प्रेशर हो जाता था हर एक के ऊपर कि भाई टैक्स बचाना है तो उसके लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, दुनिया भर के बॉन्ड्स चलते थे, तो एक अननेसेसरी स्ट्रेस था और कारण ये था कि टैक्स बचाना है। और जब आपकी अगर आवश्यकताएं हैं तो आप जो भी उसको मार्केट में खर्च करेंगे तो इकोनॉमी ही जाएगी वो। बिल्कुल। और आपको अपना जीवन को डिसाइड करने का पूरा अधिकार है। आप सेविंग आज करें या कल करें या 10 साल बाद करें या 10 साल पहले करें। हो सकता है कि अभी आपको जो है जो भी खर्चे करने पड़ते हैं, आपका जो जीवन के खर्चे वो ज़्यादा हों, उसके बाद जब आपको 6 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप जब सेविंग करना चाहें, तो ये अगर धीरे धीरे करके उसको ख़त्म हो जाए तो मुझको बहुत ज़्यादा इसमें आश्चर्य नहीं होगा। के शर्मा जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि क्या सरकार ऐसा चाहती है या सरकार की ऐसी मंशा है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो पैसे बचाए नहीं, पैसे बचाने के बारे में ना सोचे, पैसे कमाने और उसे खर्च करने के बारे में सोचे? एक्चुअली हम अगर अपनी इकोनॉमी का मूवमेंट देखें जी, एक ज़माना था कि वी वर सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी, सेविंग से ही हमारा काम चलता था। आज भी हमारी रेमिटेंस हाईएस्ट है वर्ल्ड में जो बाहर से आती हैं। तो अभी जो सेविंग्स पे जो जोर था वो जब हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी थी, और अब हमारी धीरे धीरे इकोनॉमी राइट नाउ इज एन इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, और जो कि डेवलप्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है जी। और 2-3 साल में मुझे हैरत नहीं होगी कि हमको विकसित देश कहने जाने लगे। तो ऐसे में सेविंग्स पे ध्यान देना और उस तरह के फोर्स करना जो पहले होता था उसका कोई मेरी राय में औचित्य नहीं है। और लोगों को स्वायत्ता और फ्रीडम देनी चाहिए कि उनको कब खर्च करना है, कब नहीं करना। अब आप जाइए, आज की तारीख में आप यूएस या डेवलप्ड इकोनॉमी में चाहिए, नए बच्चे लोग नौकरी करते हैं, शुरू में हाउसिंग लोन ले लेते हैं, वो तो खर्च करते हैं आज, दे लिव लाइफ टुडे। बिल्कुल, तो वो कल के लिए आप आज को बर्बाद कर दें, वो जो वहाँ पे जो विचार हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे आने ही हैं। और अगर उसके लिए सरकार चाहते हैं कि आप पैसा खर्च करिएगा इकोनॉमी में, अभी वो जमाना नहीं है कि आपको सेविंग्स। कुछ कहना चाह रहे हैं सुनील जी, आप जल्दी से कह दीजिए, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे जूम से। सरकार का ऐसा प्रयास भी नहीं है, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। हाँ। बात सही है शर्मा जी की, उन्होंने डिफरेंशिएट इसलिए किया है कि जो 2 लाख का डिफरेंस डाल दिया कि 5 लाख तक पुरानी रिजीम में कोई टैक्स नहीं लगेगा और नई रिजीम में 7 लाख तक नहीं लगेगा। इसका मतलब कि 2 लाख का तो आपको बाई डिफॉल्ट छूट दे ही दी ना, कि 2 लाख आप सेविंग करोगे तब भी जितना टैक्स बचाओगे उतना तो हम आपसे ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो एक तरह से 2 लाख का तो उन्होंने आपको वॉक ओवर दे दिया है। और दूसरी बात जो सरकार अभी चाह रही है, वो चाह रही है कि पुरानी रिजीम को हम धीरे धीरे खत्म कर दें, नई रिजीम को इतना अट्रैक्टिव कर देंगे कि लोग अपने आप उसमें आप जाएंगे नहीं, जाएंगे ही, हर साल कुछ एडिशन करेंगे, नहीं जाएंगे। सुमित मेहता जी को जोड़ लेते हैं, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपकी टिप्पणी इस पर। इसमें मैं गवर्नमेंट के ये विचार के साथ सहमत हूँ। ऑफ कोर्स लोगों का जो कहना है कि सेविंग्स बंद करके लोग खर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक मॉडल देखेंगे तो इकोनॉमिक मॉडल इज ड्रिवन बाय एक्सपेंडिचर आल्सो। तो ये जो होगा उससे एक होगा, बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन एक वर्ग होगा जो बोलेगा चलो सेविंग नहीं करते हैं लेकिन हम एक्सपेंडिचर करते हैं।
तो उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रिगर होगा, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ इससे ही होने वाला है। मैं दूसरे मेरे पैनलिस्ट के साथ मैं एग्री करता हूं कि इससे लोगों का वो विचारधारा बन सकती है कि ओके हम सिर्फ खर्चा करेंगे, हम सेविंग नहीं करेंगे, लेकिन दैट इज अ इंडिविजुअल कॉल। जो समझ सकता है कि सेविंग की रिक्वायरमेंट क्या है, वो लोग सब सेविंग की तरफ भी रहेंगे। दूसरे लोग, इसमें दूसरी एक चीज होगी कि जो सेविंग आज मैंडेटरी हो गई है कि मैं एक पर्टिकुलर चीज दूंगा, उसमें भले 6% का रिटर्न मिलता है, लेकिन मैं टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। बिल्कुल। अब उसके बदले क्या होगा कि मुझे रिटर्न्स कहाँ ज्यादा मिल रहे हैं, कहाँ मेरा बिल्कुल, yield कम से अच्छा कम इस है, मानसिकता कौन से सी लोग schemes उभर अच्छी है पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की, बिल्कुल, उसके ऊपर फोकस होगा। आज बिल्कुल। तक क्या होता था, आंख बंद करके लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। अलग अलग मत हैं इसको लेकर। खर्च करना है, इकॉनमी को बूस्ट करना है, एक तरफ लोग, चूंकि हमारी सोच शुरू से ही बचत को लेकर चली आ रही है, उस पर भी ध्यान देना है। अलग अलग मत है। अब देखते हैं मत जो करदाता है वो किस तरफ रुख करता है। अब चूंकि क्लोजिंग का भी टाइम है, मैं चाहूंगी इस पूरी व्यवस्था को लेकर आपका फाइनल कमेंट। मैं कहूँगा अगर हम देखें हिस्ट्री को, इसमें नॉर्मली जो टैक्सेशन इज ऑलवेज एजेंडा ड्रिवन रहा है और अजीब अजीब तरह के टैक्स लगते रहे हैं, बीएड पे, विंडोज़ पे। और आज का जो हमारा टैक्स व्यवस्था है, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो बजट कल परसों आया है, उसमें हर तबके को, स्पेशली जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उन सबको यूज़ करने के लिए, स्टार्टअप्स को यूज़ करने के लिए, कोऑपरेटिव्स को, अपील को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा जो भी इनको सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी में दिए हुए हैं उनको लागू करने की कोशिश करिए कि जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कीपिंग डिमिनिशिंग इनइक्वालिटीज़ को डायरेक्शन मिली है, उसको ध्यान रखते हुए टैक्स व्यवस्था हर आदमी के लिए जो सबका साथ सबका विकास वो है, उसको ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। ये बड़ा प्रोग्रेसिव स्कीम है और इससे आगे चाहे वो कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन बढ़ाएं, जिसके ऊपर पहले बैन था, जो भी होगा ये बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। बिल्कुल। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के शब्दों में सबका प्रयास और सबका विश्वास भी जोड़ दीजिए। सुनील गर्ग जी, आपका कमेंट। देखिए, मेरा मानना यह है कि जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया इस बजट में, हमने कहा था कि इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कीजिए और स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हुई है। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि कम से कम मेडिक्लेम का जो एक्सपेंडिचर है उसकी वापसी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जरूरी है वो हर आदमी के लिए। और दूसरा, जो रिटायरमेंट्स के लिए आप प्लान करते हो, पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हो या एनपीएस में, आप सब ना दीजिए। ये तीन चीज़ें आपको जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकें। और मेडिकल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर को जरूर, मैं कहूंगा कि अगले बजट में या अमेंडमेंट संकट हम देख रहे हैं, तो हाँ, और जैसे कोविड के बाद में स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ा है, तो ये इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेडिकल को आप डाल दीजिए और रिटायरमेंट के लिए आप एनपीएस या पीएफ पे को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको आप जरूर छूट दे दीजिए। आप थोड़ी दे दीजिए, 1 लाख की दे दीजिए। मेरा मानना है कि ऐसा हो जाएगा तो और ज्यादा अट्रैक्टिव होगी और मिडिल क्लास फैमिली और इवन जो नए यंग एम्प्लॉयज हैं वो भी इसमें। सुमित मेहता जी, चूंकि अब हम क्लोज करेंगे कार्यक्रम को, वक्त हमारे पास कम है, आपका फाइनल कमेंट। मुझे लग रहा है सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज के तारीख में जो खर्चा होता है, एज अ बिजनेसमैन आई डोंट फील इट, लेकिन जो एक सैलरीड क्लास है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन की जरूरत है, तो वो एक बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी चीज के इन्वेस्टमेंट के कुछ जो प्रायोरिटी एवेन्यूज है, जैसे जिसका आगे चल के सोशल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस अपने इकोनॉमी पे ना आए, वहां हम लोगों ने कुछ प्लान करना चाहिए। हाउएवर अगर वो करेंगे तो अगेन वी आर डिफीटिंग द प्रीमाइस ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचना पड़ेगा कि आगे वो कैसे दोनों के बीच में बैलेंस बना पाए। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस पूरी जो कर व्यवस्था है उस पर चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण होता है आपका स्थान, एक करदाता का स्थान देश की अर्थव्यवस्था में, उसके विकास में, इकॉनमी को बूस्ट करने में। और जो फ़ायदे आपको गिनाए जाते हैं, अब जो नई रिजीम भी आई उसमें जो आपको लाभ मिलेगा, हालांकि फैसला आपको करना है कि किस रिजीम पर आपको टिकना है, लेकिन कुल मिला के उद्देश्य यही है कि देश तरक्की करे, अर्थव्यवस्था तरक्की करे। फिलहाल आज आपका कानून के इस एपिसोड में इतना ही।